1813 का अधिनियम और 1813 का चार्टर एक्ट भी इसको बोलते हैं। इसका मेन पॉइंट क्या थे ना, जो कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया था उसे क्या कर दिया गया, 20 सालों तक और बढ़ा दिया गया। यानी कि तुम व्यापार करो, 20 साल के लिए क्या कर दिया गया, व्यापार करने का आदेश दिया गया, यानी कि व्यापार करने की गारंटी, यानी कि लाइसेंस दे दिया गया कि तुम 20 साल तक और व्यापार करो। परंतु इसमें इस 1813 के अधिनियम से क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया का मतलब क्या, देखो बच्चों कि पहले अगर यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूरोप के जो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन वाला जो क्षेत्र है वहां से अगर कोई भी यहाँ भारत में ट्रेड करने आ रहा है, व्यापार करने आ रहा है, तो उसको अधिकार नहीं था। अधिकार सिर्फ किसको था, ईस्ट इंडिया कंपनी को था। पहले ध्यान से समझना, आज हम पढ़ क्या रहे, ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के पहले के जितने एक्ट आए थे उनको हम देख चुके हैं। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या था कि जो इससे पहले एक्ट आया था 1793 का जो अधिनियम आया था उसमें बोला गया था कि 20 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। 20 साल होता है 1813 में, इसलिए 1813 में फिर से एक अधिनियम आता है जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके व्यापार करने के अधिकार को 20 साल तक और एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि 20 साल तक तुम और भारत में व्यापार करो, यह अनुमति उनको दे दी गई। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार का मतलब है कि अगर पहले ब्रिटेन से कोई भी अधिकार भारत में व्यापार करने आ रहा है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही करेगा या ईस्ट इंडिया कंपनी ही कराएगी। परंतु अब अगर ब्रिटेन से किसी को भी भारत में व्यापार करने आना है तो वो क्या कर सकता है, स्वयं के तौर पे भी आ सकता है या अपनी निजी फर्म के अनुसार भी आ सकता है और भारत में व्यापार कर सकता है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। मोनोपोली को यहाँ पर, एकाधिकार को इंग्लिश में मोनोपोली, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी उसे समाप्त कर दिया गया। परंतु ट्रेड लाइसेंस उनके पास अभी भी था, यानी कि व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी भी कर सकती है। पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में और भी व्यापार कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो पहला पॉइंट ये लिखो इसमें, इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल तक और व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया गया। यानी कि यही बात, इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल तक और व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया गया। लिखा। दूसरा पॉइंट लिखना, इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है और पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड पे, उससे खत्म किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। तो किस अधिनियम के तहत, 1813 के अधिनियम के तहत। इज दैट क्लियर? लिखा। अगला पॉइंट लिखो, इस अधिनियम में एक और इंपॉर्टेंट जो चीज हुई थी ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार, व्यापार के एकाधिकार को तो समाप्त कर दिया गया, परंतु चाय पहले बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्या हुआ करता था, पेय पदार्थ हुआ करता था अंग्रेजों के समय में। इसकी शुरुआत चाइना से हुई थी, यानी कि चाइना मंगोलिया वाला जो रीजन है वहां से हुई थी। तो चाइना यानी कि चीन के साथ व्यापार और जो चाय का व्यापार था इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मोनोपोली दी गई, यानी कि इसमें एकाधिकार जो था सिर्फ किसको दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। देखो बच्चों ध्यान से समझना, हाँ क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं कि किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ, यानी कि एकाधिकार व्यापार में जो ट्रेड में जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो समाप्त हुई। तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। फिर पूछ लिया जाएगा कि परंतु चीन के साथ में चाय और चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार, एकाधिकार फिर भी दिया गया था, तो किस अधिनियम के तहत, 1813 के अधिनियम के तहत, ठीक है। इसमें एकाधिकार यानी मोनोपोली किसको थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को थी। मतलब कि अगर ब्रिटेन से कोई आ रहा है वो भारत में ट्रेड करेगा चलेगा, परंतु वो एक चाय का ट्रेड नहीं कर सकता और चीन यानी कि चाइना के साथ में कोई ट्रेड नहीं कर सकता। वो अभी भी मोनोपोली किसके पास है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, ठीक है। और इस अधिनियम में एक और चीज हुई, इस अधिनियम के बाद से भारत में जो थे ना ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे, ईसाई धर्म के प्रचारकों का आना अधिक बढ़ गया था, ठीक है। ईसाई धर्म के प्रचारकों को भेजा गया, यानी कि इस अधिनियम के तहत क्या था कि ये बोला गया कि जाओ तुम भी भारत में जाओ और ईसाई मिशनरीज का क्या करो, प्रचार प्रसार करो। क्यों? क्योंकि अगर तुमको भारत में ट्रेड करना है, ट्रेड तो तुम एक लिमिट तक ही कर सकते हो ना,
परंतु अगर तुम्हें भारत की सभ्यता को ही बदलना है, भारत की सभ्यता में ही क्या है, घुलना मिलना है, तो उसके लिए क्या करो, तुम धर्म का प्रचार करो, चाहे किसी प्रकार से हो, ठीक है। इसी के तहत बाद में कैथोलिक और ये चर्च की यहाँ पर शुरुआत हुई, पहले से हो गई थी, परंतु जो विद्या में यानी कि जो शिक्षा प्रणाली है उसमें भी धर्म का हमें हस्तक्षेप देखने को मिलता है। तो ये 1813 के क्या है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट लिखो। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। चाय और चीन के साथ करने का एकाधिकार दिया गया, लिखा। अगला पॉइंट लिखो। इस अधिनियम से, अगला पॉइंट है, ईसाई मिशनरीज को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। इस अधिनियम से भारत में ईसाई मिशनरीज को धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई, ठीक है। और इस अधिनियम में जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना, कि इस अधिनियम में जो शिक्षा थी, भारतीय शिक्षा, ठीक है, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का बजट तैयार किया, ठीक है। यानी कि भारत में जो भी साहित्यिक और जितने भी जो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं और जितने भी यहाँ पर जो है क्या है टैलेंट है, तकनीकी है, उसको आगे बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सालाना 1 लाख रुपए का बजट रखा गया इस अधिनियम के तहत, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट लिखो। इस अधिनियम के तहत भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने और साहित्य सुधार के लिए भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने एवं साहित्यिक सुधार और विज्ञान के लिए शिक्षा में 1 लाख रुपए सालाना का बजट रखा गया। सालाना का बजट 1 लाख रुपए सालाना का बजट रखा गया। लिखा विद्या सुधार विज्ञान के लिए शिक्षा में 1 लाख रुपए सालाना का बजट रखा गया, ठीक है। तो एक बार देखो, हमने छोटे से पॉइंट से में 1813 के एक्ट को समराइज कर दिया। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए वो क्या क्या हो जाती है कि 20 साल तक व्यापार बढ़ाया था, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार पत्र था उसको 20 सालों तक इन्होंने क्या करा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त करा। परंतु चीन और चाय का जो व्यापार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में ही रखा कि इस यहाँ पर अगर चाइना के साथ में कोई भी ट्रेड करना है तो वो आप ही करोगे। चाय का कोई भी ट्रेड करना है, यानी कि जो टी है, जो टी लीव्स होती है, चाय पत्ती, इसका अगर तुम्हें व्यापार करना है तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है। इस चार्टर एक्ट के तहत ये मेन क्या पॉइंट्स रखे गए थे, ठीक है। समझ में 1813 का 20 साल तक व्यापार करने का इनको अधिकार पत्र और दे दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली समाप्त हो गई ट्रेड में, बट चाय और चीन का साथ व्यापार करने की मोनोपोली अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रही, ठीक है। ईसाई धर्म को प्रचार के लिए भारत में भेजा गया और शिक्षा पर सालाना 1 लाख रुपए का क्या करा गया, बजट खर्च करा गया, बजट रखा गया 1 लाख रुपए का, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब हमारा अगला जो अधिनियम है वो कौन सा अधिनियम है? अब हमारा 1833 का। क्यों? क्योंकि देखो इस अधिनियम 1813 के अधिनियम में क्या बोला था कि तुम्हारे ट्रेड लाइसेंस को हम क्या कर रहे हैं, 20 साल तक एक्सटेंड कर रहे हैं, 20 साल तक बढ़ा रहे हैं। तो 1813 में 20 साल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1833, ठीक है। 1833 का चार्टर अधिनियम या 1833 का अधिनियम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत। क्यों इंपॉर्टेंट है? कुछ पॉइंट है जो इसमें बहुत खास है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, इस अधिनियम के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के
व्यापार के एकाधिकार जो चाइना के साथ में और चाय के साथ में थे ना, यानी कि चाय का जो भी व्यापार करना है या चीन के साथ कोई भी व्यापार करना है तो उस अधिकार पत्र को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यानी कि अब चीन के साथ में तुम व्यापार करो, ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला कि तुम चीन के साथ में व्यापार करो, कोई बात नहीं, परंतु तुम्हारी मोनोपोली नहीं रहेगी, तुम्हारे साथ में और भी अगर ब्रिटेन की कंपनियां चाहे तो वो व्यापार कर सकती है चाइना के साथ में। ये चाय का तुमको व्यापार करना है, यानी कि तुम्हें अगर चाय पत्ती का व्यापार करना है कहीं से भी, भारत से या फिर चाइना से चाय पत्ती लेकर आनी है, तो तुमको अब मोनोपोली नहीं है, कोई और भी कर सकता है। ठीक है, पहले तो क्या करा गया, व्यापार के एकाधिकार को इसमें समाप्त किया गया, किसके, चाय और चीन के साथ के। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, जो अभी तक हम गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे ना, हम अभी तक गवर्नर क्या पढ़ रहे थे, गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे, जिसकी शुरुआत हमारी बंगाल प्रेसिडेंसी से हुई थी। क्यों, क्योंकि पहले बंगाल क्या था, मेन हेड था, तीनों प्रेसिडेंसीज का मेन हेड बंगाल था। ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल था ये पहले कहां का हुआ करता था, बंगाल का। तो इस अधिनियम के तहत 1813 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। कहां का, भारत का गवर्नर जनरल। ये दो बातें भूल से भी मत भूलना। पहला, चीन और चाय का जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, जो मोनोपोली थी, उसे समाप्त करा गया। दूसरा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लिखो पहला पॉइंट इसमें, 1833 का चार्टर एक्ट, पहला पॉइंट लिखना इसमें। ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन और चाय के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट लिखना, समझ में तो आ रहा है ना पहला पॉइंट सभी को। दूसरा पॉइंट लिखना, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, विलियम बेंटिंग। कौन बना, विलियम बेंटिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहला आपसे अगर बंगाल का गवर्नर बोलेंगे तो कौन था पहला बंगाल का गवर्नर, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, और भारत का पहला गवर्नर जनरल कहेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लिखा, क्या लिखा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लिखा, अगला पॉइंट लिखो, इस अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत किया गया, यानी कि सेंट्रलाइज्ड किया गया। इस अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत किया गया, यानी कि इसका मतलब क्या था ना, तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा, जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है, भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत किया, यानी कि भारत में जो भी कानून को अप्लाई करना है या फिर ये कहां से कितना टैक्सेशन लेना है, या जो भी चीजें हमको पहले इंग्लैंड की संसद से मिलती थी, वहां से मिलने के बाद में फिर वो ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज में जाती थी। ठीक है, अलग अलग प्रेसिडेंसीज का अलग अलग नियम कानून थे, परंतु इस अधिनियम के तहत भारत में जो भी कानून अप्लाई करने हैं या जो भी बनाने हैं उसको केंद्रीकृत कर दिया गया, सेंट्रलाइज कर दिया गया, यानी कि जो गवर्नर जनरल होगा वही क्या करेगा, गवर्नर जो जनरल होगा वो ब्रिटिश भारत के लिए, यानी कि ऐसा भारत का क्षेत्र जो अंग्रेजों के अधीन है, उसके लिए नियम कानूनों को संचालित करने का काम और जो भी नियम कानून में बदलाव करना है वो कौन करेगा, सब गवर्नर जनरल करेगा। ठीक है,
लिखो अगला, लिखा है वाला पॉइंट। इस अधिनियम के तहत भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत कर दिया गया, अर्थात गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ब्रिटिश भारत में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अगला पॉइंट लिखो। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। देखो बच्चों ध्यान से समझना, ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी किसके लिए थी? इंडिया से ट्रेड करने के लिए, इंडिया और साउथ एशिया वाला जो रीजन है वहां से ट्रेड करने के लिए। पहले ये व्यापार करने के लिए घुसते थे, मसालों का व्यापार करते थे। धीरे धीरे करके इन्होंने क्या करना शुरू करा था, जो छोटी छोटी रियासतें थी, राजा थे, उनसे लड़ना शुरू करा और धीरे धीरे अपना क्षेत्र विस्तार करना शुरू करा, एक्सपेंशन करना शुरू करा। परंतु बाद में आते आते अभी इतना ज्यादा राजनीति में, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, तो बाद में जाकर 1833 में एक चार्टर एक्ट आया, उसके तहत ये बोला गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका व्यापार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? जो ब्रिटेन है, यानी कि ब्रिटेन की संसद है, यानी कि जो अंग्रेज है, उनके आधार पर भारत में सिर्फ शासन चलाएगी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब कहां तक सीमित कर दिया? शासन तक। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में सिर्फ शासन चलाएगी, व्यापार, इनसे बोला कि अब तुम व्यापार में अपना दिमाग खराब मत करो, अब तुम भारत में शासन चलाने का काम करोगे, परंतु किसके आधार पर? ब्रिटेन के आधार पर। ठीक है, लिखा अगला पॉइंट। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को भारत में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी केवल ब्रिटिश सरकार की तरफ से, अब कंपनी केवल ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत में शासन करेगी। भारत में शासन करेगी। तुमको मैंने ये पॉइंट लिखा दिया कि चीन और चाइना के व्यापार को समाप्त कर दिया गया, उसकी मोनोपोली भी समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, लिखा है ना। अगला पॉइंट लिखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद, यानी कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में, यहां पर तक दिख रहा है, उसमें यहां पर दिख रहा है, इस अधिनियम के तहत, मैं गवर्नर जनरल को ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में विधिक सदस्य को शामिल किया गया। देखो बच्चों, अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे? एक गवर्नर जनरल था, उसकी जो काउंसिल थी, यानी कि उसकी जो परिषद थी, उसमें कितने सदस्य थे? पहले 4 थे, बाद में 3 कर दिए थे ना, तो 3 सदस्य थे अभी तक। ठीक है, परंतु अब जो था, यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट के, काउंसिल समझ रहे हो, यानी कि गवर्नर जनरल, मान लो मैं हेड हूं, मुझे असिस्ट करने के लिए 3 मेंबर्स रखे हैं। ठीक है, वो अपने अपने क्षेत्र के क्या होंगे? ज्ञाता होंगे, जानकार होंगे। परंतु इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उसमें 3 सदस्य तो पहले से ही थे, उसमें एक सदस्य और ऐड किया गया, जो कैसा था? विधिक सदस्य था, यानी कि ऐसा जो लॉ एंड ऑर्डर की जानकारी रखता हो। ठीक है, एक सदस्य कौन जोड़ा गया? जो विधिक सदस्य हो। विधिक मतलब समझ लो, जो लॉ एंड ऑर्डर वाला हो, यानी कि ऐसा सदस्य जिसे लॉ एंड ऑर्डर की क्या हो? जानकारी हो। तो क्वेश्चन यहां पर से डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधिक सदस्य जोड़ा गया, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर का मेंबर जोड़ा गया, और किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया? 1833 के चार्टर एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को कभी नहीं भूलना है। ठीक है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि पहला विधिक सदस्य कौन था? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का, यानी कि काउंसिल का पहला विधिक सदस्य कौन था? तो कौन था? लॉर्ड मैकाले। भारतीय शिक्षा का जनक कहते हैं ना इसे हम, लॉर्ड मैकाले को। तो ये भी याद रखना। ठीक है, क्या पॉइंट लिखा आप लोगों ने?
अरे क्या पॉइंट, क्या लिखा लाइन? हाँ, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में, यानी कि जो उसको असिस्ट करने के लिए 3 लोग थे, उसमें एक विधिक सदस्य शामिल किया गया। और अगला पॉइंट लिखना, विधिक सदस्य शामिल किया गया। और पहला विधिक सदस्य लॉर्ड मैकाले था। पहला विधिक सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकाले था। लिखा? अगला पॉइंट लिखो। इस अधिनियम के तहत भारत में, इस अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यानी कि पहले क्या होता था, लिख देता हूं, इस अधिनियम के तहत जो दास प्रथा थी, यानी कि जो स्लेवरी थी ना, को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। पहले के समय में जो गरीब तबके के लोग थे, उनको जो अमीर वर्ग के लोग थे या जो अंग्रेज थे, वो उठा के लेकर जाते थे और उनसे अपना स्लेवरी काम कराया करते थे, गुलाम बन के उन्हें रखा करते थे। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत ये बात रखी गई कि जो भारत में स्लेवरी सिस्टम चल रहा है, यानी कि जो दास प्रथा चल रही है, इसको हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। कब का एक्ट है ये? 1833 का। तो इसी के 10 साल बाद एक अधिनियम पारित होता है, यानी कि इसका 10 साल कितना होगा? 1843। इसके 10 साल बाद एक अधिनियम पारित होता है 1843 में एलन ब्रो द्वारा। एलन ब्रो, लॉर्ड एलन ब्रो था जिसने संडे की छुट्टी भी वो करी है ना। तो लॉर्ड एलन ब्रो द्वारा 1843 में एक अधिनियम पारित होता है, जिसके तहत दास प्रथा क्या हो जाती है? समाप्त होती है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि दास प्रथा भारत में कब से समाप्त हुई? तो 1843 में। पर इसका प्रस्ताव कब से रख दिया था हमने? 10 साल पहले, 1833 में। ठीक है, दास प्रथा समाप्त होती है 1843 में लॉर्ड एलन ब्रो द्वारा। लिखो इसमें पॉइंट के लिखा तुम लोगों ने, इस अधिनियम के तहत दास प्रथा को समाप्त किया गया। दास प्रथा को समाप्त किया गया क्या लिखा? हाँ, गैर कानूनी घोषित किया गया, जिसके चलते 1843 में लॉर्ड एलन ब्रो द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया। लॉर्ड एलन ब्रो द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया। लिखा? दास प्रथा को समाप्त किया गया। देखो, ये तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो तुमने भूलने ही नहीं भूलने हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज थी कि जो भारत में जो सिविल सर्विसेज थी, उन सिविल सर्विसेज का क्या करना गया, यानी कि उसको मेरिट के आधार पर चुनाव होगा, ये प्रस्ताव रखा गया था। परंतु बाद में बीओसी द्वारा इसका क्या करा जाता है? विरोध करा जाता है। तो इसे उस टाइम के लिए, कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। तो 1833 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला पॉइंट, इसमें चीन के साथ और चाय का जो व्यापार था, उसकी मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, उसको खत्म कर दिया। गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल गवर्नर जनरल से। ठीक है, और जो कानून व्यवस्था थी उसे केंद्रीकृत कर दिया, यानी कि पूरा जो ब्रिटिश इंडिया है उस पर जो भी रूल एंड रेगुलेशन लागू करेगा वो कौन करेगा? गवर्नर जनरल करेगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि अब तुम ट्रेड नहीं करोगे, तुम्हारे व्यापार को समाप्त कर दिया, अब तुम केवल शासन तक सीमित रहोगे। वो भी शासन किसके आधार पे करोगे? ब्रिटेन के आधार पे करोगे। ठीक है, अगला था जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, परिषद थी, वो 3 सदस्य थी पहले से। उस 3 सदस्य में एक सदस्य और जोड़ दिया गया, जिसे विधिक सदस्य बोला गया, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की जानकारी रखने वाला बोला गया। लॉर्ड मैकाले वो पहला सदस्य था। और इस अधिनियम के तहत दास प्रथा को क्या कर दिया गया? समाप्त करने के लिए गैर कानूनी घोषित किया गया, जिसके चलते 10 साल बाद एक अधिनियम पारित होता है, 5वां अधिनियम 1843 में लॉर्ड एलन ब्रो द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, सारे पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने। ठीक है, इस अधिनियम में एक और हुआ था कि जो सिविल सर्विसेज होती थी, जो जिसके तहत जो नौकरशाही चुनी जाती थी भारत में, उसके लिए क्या होगा? एक एग्जाम होगा और ऐसा ऐसा उसका पैटर्न होगा। ये सब बातें रखी गई थी, जिसमें बोला गया था कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, परंतु ये लागू नहीं हुआ यहाँ पर से। ठीक है, इसका विरोध हुआ और इसे लागू नहीं होने दिया। ये इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट हमारे 1833 का चार्टर एक्ट था, जिससे बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इज दैट क्लियर?
अगला पॉइंट लिखो फिर। अब कौन सा चार्टर एक्ट पढ़ेंगे हम अगला? 1853 का चार्टर एक्ट लिखो। 1853 का चार्टर एक्ट। मैंने तुम्हें बताया ना, जो 1833 वाला था, इसमें क्या बोला गया था कि जो सिविल सर्विसेज है उसमें भारतीयों के लिए भी क्या करेंगे हम, योगदान देने के लिए, यानी कि भारतीयों का भी एग्जाम हो और भारतीय भी इसमें बैठ सके, इसके लिए बात रखी गई थी। परंतु बोर्ड ऑफ काउंसिल द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसकी वजह से उस प्रस्ताव को वहां पर क्या कर दिया गया, रोक दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जैसे कि आज के समय में यूपीएससी है ना, संघ लोक सेवा आयोग, वो एग्जाम कराती है, और आईएएस जो अखिल भारतीय सर्विसेज है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इसका चयन करती है। तो पहले के समय में नौकरशाही, यानी कि मान लो आईएएस बनने के लिए जो एग्जाम होता था, पहले तो उसमें भारतीयों को बैठने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। बाद में जब भारतीयों को बैठने की अनुमति अब मिलेगी 53 से, तो इसका एग्जाम भारत में नहीं होता था, इसका एग्जाम होता था इंग्लैंड में, ठीक है। यानी इंग्लैंड में जाके तुम्हें पेपर देना पड़ता था, और तब भारत के तुम आईएएस डीएम लेवल के अधिकारी बनते थे, ठीक है। अगला अधिनियम लिखो 18, इसको मिटा दूं, ये समझ में आया होगा ना आप सभी के, दिख भी रहा है इसमें 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है। 1853 का चार्टर एक्ट था। अभी तक हमने 33 का देख लिया, 13 का देख लिया, अब 53 का चार्टर एक्ट को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि जो सिविल सर्विसेज थी, यानी कि जो अखिल भारतीय सेवाएं थी, उसमें भारतीयों को भाग लेने की अनुमति दे दी गई थी, ठीक है। इसी के तहत पहला भारतीय कौन बनते हैं? सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। यानी कि ऐसे भारतीय जो इंग्लैंड में जाके पेपर देके सिविल सर्विसेज निकाल लेते, ठीक है। आईसीएस की परीक्षा बोला जाता था उस टाइम पे उसको, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता था। तो इसके तहत जो अखिल भारतीय सेवाएं थी, यानी कि जो आईसीएस थी, इसमें भारतीयों को भाग लेने की अनुमति मिल गई थी, ठीक है। समझ में आ रहा है पहला पॉइंट। और इसी के तहत जो प्रथम भारतीय जो आईएएस यानी कि आईसीएस की परीक्षा क्लियर कर रहे थे, वो कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। भूलोगे तो नहीं? तो लिखो इसमें पहला पॉइंट, इस अधिनियम के तहत भारतीयों को इस अधिनियम के तहत भारतीयों को सिविल सर्विसेज की परीक्षा में भाग लेने का अधिकार दिया गया। लिखा का अधिकार दिया गया, जिसके तहत पहली बार 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाए, यानी पास कर पाए, ठीक है। लिखा। इस अधिनियम के तहत पहला क्या हुआ, जो अखिल भारतीय सेवाएं थी, यानी कि जो आईसीएस की परीक्षा थी, यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा, उसको भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। और 1863 में पहले भारतीय बने जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा क्या करी, क्लियर करी। सोचो तुम आज भारत में यूपीएससी क्लियर नहीं कर पा रहे हो, उस समय में ये इंग्लैंड जाके आईसीएस की परीक्षा पास करके आ गए, ठीक है। अगला मेन पॉइंट इसमें क्या हुआ, अभी तक हमने देखा जो तो विधिक सदस्य था ना, यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर का मेंबर बनाया गया था, उसको गवर्नर जनरल की काउंसिल का, परिषद का परमानेंट सदस्य बना दिया गया, यानी कि स्थायी सदस्य बना दिया गया। यानी कि अब अभी तक, उससे पहले तक तो वो बना था स्थायी, अस्थायी था, ठीक है, टेम्परेरी सदस्य था, अब उसे विधिक सदस्य बना दिया गया, स्थायी सदस्य बना दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल के कामों को बांटा गया। सबसे पहले इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के कामों को बांटा गया। कैसे बांटा गया? जो गवर्नर जनरल के काम थे उनको
विधिक काम यानी कि ऐसे काम जो क्या करते हैं विधायी काम, अभी बताऊंगा, विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्यों में बांटा गया। विधिक कार्य और प्रशासनिक कार्यों में बांटा गया। यानी कि विधिक कार्य, विधायी कार्य क्या होता है, विधायी का मतलब क्या होता है, जो कानून बनाती है, ठीक है। विधायिका जैसे हमारे वहां पर भी जो विधायिका कानून बनाती है, जैसे केंद्र में संसद कानून बनाती है तो उसे विधायिका कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेजिस्लेटिव बोलते हैं जिसको हम, विधायक यानी कि जो भी कानून बनाने का काम करेगा। जैसे मैं इस क्लास में कानून नियम कानून बना रहा हूं तो मैं क्या हूं, इस क्लास की विधायिका हूं, विधायी शक्ति हूं, ठीक है। और प्रशासनिक काम यानी कि जो उनको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, यानी कि उनपे जो लागू करने का काम करवा रहा है। जैसे मैंने कानून बनाया, मैंने लागू करवाने के लिए आगे वाली बेंचों को दे दिया, तो ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल के कामों को दो भागों में बांटा गया, विधायिक कार्य और प्रशासनिक कार्य, ठीक है। और इस अधिनियम के तहत सबसे पहली बार क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत सबसे पहली, अभी तक तुमने देखा हुआ भारत में जो भी नियम कानून बन रहे थे वो कहां से बन के आ रहे थे, इंग्लैंड से बन के आ रहे थे, ठीक है। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में कानून बनाने के लिए विधान परिषद की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई, ठीक है। विधान परिषद की स्थापना की गई। भले ही इसमें इसके सदस्य अंग्रेजी थे, ये काम अंग्रेजी कर रहे थे, परंतु शुरुआत तो हुई कम से कम। अभी तक तो नियम कानून हमारे सब कहां से बन के आ रहे थे, जो बीओसी थे हमारे सब इंग्लैंड से बनकर आ रहे थे, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या कर दिया गया, एक विधान परिषद, विधान मतलब नियम कानून, परिषद यानी कि काउंसिल, यानी कि जो भी नियम कानून बनाने की काउंसिल है उसको एक भारत में भी स्थापित कर दिया गया, ठीक है, इस अधिनियम के तहत। समझ में आ रहा, तो लिखो इसमें अगला पॉइंट, कहां तक लिखा था, अगला पॉइंट लिखो। गवर्नर जनरल के विधिक सदस्य को स्थायी सदस्यता दे दी गई। गवर्नर जनरल के विधिक सदस्य को स्थायी सदस्यता, गवर्नर जनरल के विधिक सदस्य को स्थायी सदस्यता दे दी गई। अगला पॉइंट, गवर्नर जनरल के कार्यों को विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों में अलग अलग किया गया। लिखा, गवर्नर जनरल के कामों को, गवर्नर जनरल के कार्यों को विधायी एवं प्रशासनिक कामों में बांटा गया। लिख लिया। अगला पॉइंट लिखो, निदेशक मंडल ब्रैकेट में बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल, इनकी संख्या कितनी थी पहले, 24 थी, पहले लिखाई है। देखो बीओडी की संख्या, बीओडी के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर, बीओडी के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 24 से घटाकर 18 कर दी गई। लिखा, घटाकर 18 कर दी गई। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, आपसे पूछा सकता है कि जो सिविल सर्विसेज थी उन परीक्षाओं में भारतीयों का योगदान किस अधिनियम से प्रारंभ हुआ, तो किस अधिनियम से प्रारंभ हुआ, 1813, 33 या फिर 53। तो 1853 के अधिनियम से भारतीय, ये लिखा है, जो भारतीय थे वो भी क्या करने लगे, आईसीएस की परीक्षा में भाग लेने लगे, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है। उसके बाद में इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत 1854 में सबसे पहली बार भारत में डाक व्यवस्था शुरू की गई। क्या करी गई, डाक व्यवस्था शुरू की गई। डाक व्यवस्था अंग्रेजों ने अपने लिए शुरू करी थी। इसका प्रमुख कारण क्या था, अंग्रेजों को कोई भी अपना अगर आदेश यहां से वहां पहुंचाना था तो उसमें पहले बहुत समय लगता था, ठीक है। इन्होंने क्या करा, डाक व्यवस्था शुरू करी, यानी कि छोटे छोटे जगहों में कम डिस्टेंस में क्या कर दिए, अपने डाकघर शुरू कर दिए। डाकघर का काम कैसे करता है कि बहुत लंबी दूरी है तो एक आदमी को यहाँ से आ जाने में बहुत टाइम लगेगा, तो क्या कर दिए, छोटे छोटे डाकघर बना दिए। इसको सिर्फ यहाँ से यहाँ जाना है, इसने यहाँ से यहाँ जाना है, इसने यहाँ से यहाँ जाना है, इसने यहाँ से यहाँ, यानी कि बांट दिया रूट को, पूरे रास्ते को बांट दिया। तो डाक व्यवस्था की शुरुआत अंग्रेजों ने अपने आदेशों को पहुंचाने के लिए करी थी। 1854 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। पॉइंट समझ में आया। और इस अधिनियम में क्या करा, मैंने बताया, जो निदेशक मंडल था, यानी कि जो निर्देशक मंडल था, यानी कि इसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं,
बीओडी, इसकी संख्या को 24 से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 सदस्यीय कर दिया गया। क्या कितना कर दिया गया, 18 सदस्य कर दिया गया। एक काम इसमें एक ही हुआ, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम इसमें क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत ही यानी कि 1853 के एक्ट के तहत ही क्या हुआ, 1854 में एक वुड डिस्पैच एक्ट आता है। क्या आता है, डिस्पैच एक्ट। बहुत बार पूछा जाता है भारत में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है भारत में वुड डिस्पैच अधिनियम या वुड डिस्पैच एक्ट किससे संबंधित है, व्यापार से, शिक्षा से, रेलवे से या डाक व्यवस्था से। तो किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। ये क्यों है, 1853 के चार्टर एक्ट में बोला गया था कि जो शिक्षा है उसको हम भारत में और क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, उसका बजट बढ़ाया गया। तो इसके लिए क्या करा गया, एक साल बाद 1854 में एक अधिनियम लाया गया, वुड डिस्पैच एक्ट कहते हैं इसको, ठीक है। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, भारत में 3 यूनिवर्सिटीज खोलने की बात की गई। भारत में 3 मेन यूनिवर्सिटीज खोलने की बात की गई, ठीक है। तो कभी भी पूछेंगे वुड डिस्पैच एक्ट किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ था, भारत में 3 यूनिवर्सिटीज खोली गई थी, ठीक है। कब खोली थी, 1857 में खुली थी 3 यूनिवर्सिटी। एक्ट आया है 1854 में। किस अधिनियम के तहत आया है ये, तुम समझ रहे हो, मतलब मैं हूं तो मैंने तुमको बजट बोला कि जाओ शिक्षा पे काम करो। 1853 में चार्टर एक्ट आया, मैंने बोला शिक्षा में काम करो, बढ़ावा दो शिक्षा को। तो तुम एक साल बाद उस पर सब खाका तैयार करके, मसौदा तैयार करके 1854 में वुड डिस्पैच एक्ट लाते हो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और 3 यूनिवर्सिटीज खोलते हो, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो, कहां तक लिख लिया था, देखो 1854 में डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई। 1854 में डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई। डाक व्यवस्था की शुरुआत क्यों गई मैंने बताया, क्योंकि अंग्रेज डाक व्यवस्था पोस्टल सिस्टम, यानी कि अंग्रेजों को जो अपने आदेश थे या जो भी एक सेना से दूसरी सेना की टुकड़ी तक आदेश पहुंचाने थे, उसके लिए जल्दी से जल्दी त्वरित तौर पे जगह पहुंच पाए, आदेश पहुंच पाए, इसलिए डाक व्यवस्था की शुरुआत इन्होंने करी, ठीक है। 1854 में डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई। वैसे अगर डाक व्यवस्था की बात करते हैं तो जो सल्तनत काल की बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक के समय से डाक व्यवस्था की शुरुआत भारत में मानी जाती है, ठीक है। वो मेडिवल हिस्ट्री की बात है। अगला पॉइंट लिखना, इस अधिनियम के तहत 1854 में वुड डिस्पैच एक्ट, इस अधिनियम के तहत 1854 में वुड डिस्पैच एक्ट लाया गया। वुड डिस्पैच एक्ट लाया गया, वुड डिस्पैच एक्ट लाया गया, जिसके तहत यानी कि 1854 के वुड डिस्पैच एक्ट के तहत क्या हुआ, 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज खोली गई। कौन कौन सी 3 यूनिवर्सिटी, एक खोली गई बंगाल में, यानी कि बंगाल के कलकत्ता में, एक खोली गई बंबई में, एक खोली गई मद्रास में। तो लिखो 1854 में इस अधिनियम के तहत 1854 में वुड डिस्पैच एक्ट लाया गया, जिसके तहत 1857 में यानी कि 1857 में 3 विश्वविद्यालय खोले गए या 3 यूनिवर्सिटी खोली गई, बंगाल यूनिवर्सिटी, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी। कहां पर से, 1853 के अधिनियम के तहत 1854 में वुड डिस्पैच एक्ट लाया गया, वुड डिस्पैच एक्ट लाया गया, जिसके तहत 1857 में भारत में 3 यूनिवर्सिटी खोली गई। आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है कि जो वुड डिस्पैच एक्ट आया था वो किस एक्ट के तहत आया था, तो किस एक्ट के तहत आया था, 1853 के एक्ट के तहत आया था, पहला पॉइंट। दूसरा ही पूछा जाता है कि जो वुड डिस्पैच एक्ट था वो किससे संबंधित था, तो वो किससे संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था। किससे संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था। वुड डिस्पैच एक्ट के तहत क्या करा गया था, 3 यूनिवर्सिटी खोली गई थी। समझ में आ गया। अगला पॉइंट और लिखो इसमें, मतलब अगला पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। लॉर्ड कैनिंग, ऐसे लिखना, लॉर्ड कैनिंग। मैंने क्या बोला, 26 जुलाई 1856 को, यानी कि 1853 का अधिनियम है, 1856 इस अधिनियम के तहत ये बोला गया था कि तुम भारत में सुधार करो। तो इस अधिनियम के तहत 26 जुलाई 1856 को क्या लाया गया,
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। क्या लाया गया? विधवा पुनर्विवाह एक्ट बोल देंगे, अधिनियम बोल देंगे, लाया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग द्वारा। तुम लोगों ने देखा होगा पहले के समय में भारत में सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं प्रचलित थी, यानी कि भारत में अगर कोई व्यक्ति, कोई पत्नी का अगर पति मर जाए तो पत्नी को भी उसकी चिता में क्या कर दिया जाता था? चला दिया जाता था। सती प्रथा का अंत तो हमने देख लिया था विलियम बेंटिंग द्वारा। परंतु अब विधवा पुनर्विवाह, जो विधवा जो स्त्री बच गई, उसका क्या होता था? उसे बहुत एक प्रकार से क्या माना जाता था कि उसे सही नहीं माना जाता था, उससे दूर रखा जाता था, उससे ज्यादा लोग बात नहीं करते थे, और वो अपना जीवन कैसे यापन करे अकेले में। इसलिए विधवाओं को भी पुनर्विवाह करने के लिए अनुमति दी गई। उस समय की बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, ठीक है, यानी कि कोई विधवा औरत दोबारा से शादी कर ले, उस समय की बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह को भी शुरू किया गया था इस अधिनियम के तहत। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। इस अधिनियम के तहत भारत में डलहौजी द्वारा लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD, क्या लिखा पॉइंट बताना तो? इस अधिनियम के द्वारा अधिनियम कब आया है? 53 में, और PWD की स्थापना कब हुई है? 1854 में। इस अधिनियम के द्वारा भारत में डलहौजी द्वारा लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, यानी कि जितने भी तुम देखते हो कि सड़कें बन रही हैं या कोई गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो सब कौन करवाता है? PWD करवाती है ना, रोडें जो बनाती, कहते हैं PWD की रोडें करके। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि लोक निर्माण विभाग, इसकी स्थापना इस अधिनियम के तहत 1853 के अधिनियम के तहत की गई लॉर्ड डलहौजी द्वारा। ठीक है, देखो इसमें कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देख लिए, क्या क्या करा गया इसमें। ठीक है, इसमें क्या क्या करा गया हम देखते हैं। इस अधिनियम के दिन यानी कि 1853 के अधिनियम के तहत हमने क्या क्या चीजें देखी। इसमें नहीं लिखा है, आप लोगों को ये लिखा है ना, आप लोगों को लिखा है, नहीं लिखा है तो लिख लो। इस अधिनियम के तहत, यहां तो लिखा है ना, इस अधिनियम के तहत भारतीयों के लिए नियम कानून बनाने के लिए भारत में एक विधान परिषद यानी कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। भारत में एक विधान परिषद की स्थापना की गई। देखो हमने इस अधिनियम के तहत क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जाता है, देखो बच्चों अब तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी बननी शुरू हो रही होगी, परंतु बनने मत देना। सबसे पहले क्या क्या पॉइंट याद रखना है। अंग्रेजों ने जो भारत में व्यापार करने आए थे पहले, उनके व्यापार के एकाधिकार को हमने क्या रखा था, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी व्यापार बोला था। हम पहले अंग्रेजों ने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त करा। ठीक है, परंतु बोला कि चीन के साथ में और चाय का व्यापार तुम कर लो, परंतु बाद में धीरे धीरे आते आते क्या बोला कि तुम क्या करोगे, अब चीन और चाय के साथ में भी, चाय के और चीन के साथ में भी एक अधिकार में व्यापार नहीं करोगे, अब तुम क्या करोगे, सिर्फ शासन व्यवस्था चलाओगे। ठीक है, उसके तहत अलग अलग अधिनियम समझ रहे हो, चार्टर एक्ट आ क्यों रहे हैं, नियम कानूनों में बदलाव होता रह रहा है और अच्छा अच्छा बनते आ रहे हैं, सुधार होते जा रहे हैं और नियम कानून अगले आते रह रहे हैं। तो सबसे पहले 1853 का अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ, इसके तहत भारत में जो ICS की परीक्षा थी उसमें भारतीयों को भाग लेने की अधिकार दिया गया और पहला भारतीय बने सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, दूसरा जो विधिक सदस्य था गवर्नर जनरल के, उसको स्थायी सदस्य बना दिया गया, परमानेंट मेंबर बना दिया गया। तीसरा पॉइंट, जो गवर्नर जनरल थे उसके कामों को बांटा गया, विधायी काम यानी कि नियम कानून बनाने वाले काम और प्रशासनिक काम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में बांटा गया। इस तीसरा इंपॉर्टेंट क्या हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि भारतीयों के लिए जो नियम कानून बनना है उसके लिए अभी तक इंग्लैंड में हम कहते निर्भर थे, अब उसके लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद की स्थापना की गई भारत में, परंतु नियम कानून तो अभी भी अंग्रेजी बना रहे थे भारतीयों का इसमें योगदान नहीं था, परंतु विधान परिषद भारत में स्थापित कर दी गई। और एक डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई भारत में, यानी कि पोस्टल सिस्टम शुरू किया अंग्रेजों ने अपने लिए। निदेशक मंडल जो था 24 सदस्य, उसको घटाकर कितना कर दिया गया, 18 सदस्य कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत यानी कि 1853 के जो अधिनियम है,
इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, 1854 में वुड डिस्पैच एक्ट आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है पूछा जाता है तो शिक्षा से संबंधित है। इसके तहत क्या हुई थी, 3 यूनिवर्सिटीज बनी है भारत में, ठीक है, बंगाल यूनिवर्सिटी, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी, समझ में आ गया। और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, 1853 के अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत 1856 में विधवा पुनर्विवाह को दोबारा से इसके लिए अधिनियम लाया गया, ठीक है। इस अधिनियम के तहत यानी कि 1853 के अधिनियम के तहत पीडब्ल्यूडी यानी कि जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में की गई। ये सब चीजें मैं तुमको पूरी क्लास में बता चुका हूं, बताई नहीं बताई। आप देखो ये कौन सा समय चल रहा है, 1853 का, 1853 का समय चल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं 1857, यहां पर तक ये पूरी, ये अच्छे से पूरा कभाड़ नहीं लिखना है, सिर्फ इतने की पॉइंट्स लिखने हैं अपने को समझने के लिए, ठीक है, इतने की पॉइंट्स लिखना है। और ये याद रखना कि इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था, वुड डिस्पैच एक्ट आया था, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, 1853 तक हमने एक्ट पढ़ लिया, अधिनियम पढ़ लिए। इसके बाद 1857 की क्या होती है, क्रांति होती है। तो जब 1857 की क्रांति होती है तो 1857 की क्रांति के बाद हम देखते हैं उस समय में कौन था गवर्नर जनरल भारत का, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, यही लॉर्ड कैनिंग जिसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया था। 1857 की क्रांति के समय में वही क्या था, गवर्नर जनरल था। उसके बाद में देखते हैं कि इतना बड़ा विद्रोह हो गया तो ब्रिटेन की महारानी थी, वो क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो अभी तक पहले ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार तक सीमित थी, व्यापार में भी उनको सिर्फ पहले पूरे भारत का एक अधिकार दिया था, फिर चाइना और चाय के लिए मोनोपोली दी थी सिर्फ, वो भी समाप्त कर दी, फिर बोला था सिर्फ शासन करो यानी कि रूल करो। परंतु 1857 की रिवोल्ट के बाद एक अधिनियम आता है इसी के अगले साल, 1858 का चार्टर एक्ट, ठीक है, इसी एक साल बाद क्या आता है, एक अधिनियम आता है 1858 का चार्टर एक्ट। इसके तहत क्या बोला जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी से, इसके तहत बोला जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक व्यापार कर रही थी, उसके बाद में शासन कर रही थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भी भारत में क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। अब भारत में रूल करना यानी कि भारत में शासन कौन करता है, अब ब्रिटिश क्राउन, यानी कि डायरेक्ट जो ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश संसद है, जो ब्रिटेन की महारानी है, उसके अंतर्गत आ जाता है भारत का शासन, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर देते हैं यहां पर से। और इसी अधिनियम से अभी तक हम जो गवर्नर जनरल का पद पढ़ रहे थे, अब वो गवर्नर जनरल का पद किसमें बदल जाता है, वॉइस रॉय में बदल जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 1858 का एक्ट, उससे पहले हमने 1853 के अधिनियम पढ़ लिए हैं, यहाँ पर तक इसको अगली क्लास में कवर करेंगे। बस तुमको इतना याद रखना है। इसके बाद में रिवोल्ट हुआ था 1857 का रिवोल्ट, जिसके तहत कंपनी के शासन को पूरी तरीके से भारत में खत्म कर दिया था और सारा जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया था। और इस अधिनियम के तहत हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछिएगा, ठीक है। इस क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं, हम मिलते हैं अब अगली क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।